वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल PYQ सीरीज़, तो इसी के तहत हमारा आज का ये अगला लेक्चर रहेगा। तो जो ये लेक्चर है आज का, ये रहेगा आपका UGC नेट जो दिसंबर 2024 में परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी का ये प्रश्न पत्र है। यहाँ पर जितने भी हम प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये देखिए उत्तर होंगे इन सभी के ऑफिशियल आंसर की पर आधारित, जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई है, उसी के तहत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, ये बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है, वो भी बता दूंगा। अन्यथा हम बोर्ड की आंसर की पर ही आधारित रहेंगे। ज़्यादा लंबा इसे खींचूंगा नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक कई बच्चों ने आंसर की नहीं देखी है, एस्पिरेंट ने आंसर की नहीं देखी है। तो जल्दी जल्दी से एक तरह से आंसर की पर आधारित ये लेक्चर रहेगा। आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आए थे, इसके ये उत्तर होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जो UGC नेट है, ये जब भी आप परीक्षा देते हैं, ये ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन में आपके पास ना रिस्पॉन्स शीट होती है, ना ही उत्तर का पता चलता है। तो कल ही इसकी आंसर की आई थी, और आज आपको इसका उत्तर और क्वेश्चन पेपर बता दूंगा। ये ऐसा रहेगा, ठीक है। आप पढ़ सकते हो आराम से इसे। बाकी देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं UGC नेट हिंदी की, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। वहाँ पर आपको स्टडी मैटर इत्यादि दिया जाता है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट UGC नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, या फिर सेट हिंदी की परीक्षा के लिए, इसके लिए आप हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके साथ जुड़ सकते हो। उसकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। नहीं तो मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पर 76 500 17 294 7650017294। इस पर व्हाट्सएप करना, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। बाकी इस पर जो दूसरी नॉर्मल कॉल रहती है वो नहीं होगी, ठीक है। ये भी आपको बता रहा हूँ। जो आज का ये लेक्चर का PDF है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और जो स्पेशल UGC नेट का ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये PDF। तो अधिक समय नहीं लेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न पत्र की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके समक्ष कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं एक बार। रेवंत गिरी रास की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 ईस्वी में की थी। दूसरा कथन है, नेमिनाथ रास की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी। तीसरा है, स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में की थी। चौथा है, श्रावकाचार की रचना देवसेन ने 913 ईस्वी में की थी। अगला है, चंदनबाला रास की रचना आसगू ने 1204 ईस्वी में की थी। ये देखिए, हर एक पंक्ति जो है एक प्रश्न का निर्माण करती है ये, ठीक है। इसलिए आपने तथ्यों को आधार में रखकर इसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। अगर हम तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर जो सही विकल्प होंगे तो वो होंगे B और C। बी में क्या है, नेमिनाथ रास की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी, सही होगा ये। और जो स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में की थी, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो B और C कहाँ पर है, B और C है आपके विकल्प 2 में, ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर से एक बार कहूँगा, ये सारे के सारे जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई थी, उसी को आधार में रखकर आपको उत्तर दे रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या होगा। देखिएगा, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो UGC नेट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए थे। अगर आप उस लिंक को फॉलो करोगे तो भविष्य की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई पहले से देख रहा था उस प्लेलिस्ट को, तो उसको भी इसका लाभ अवश्य मिला होगा, मुझे पूरी आशा है। अगला देखिए, अगला क्या प्रश्न है, हमने प्रश्न पढ़ लिया है, यहाँ पर मिलान करना है कालक्रम के अनुसार सही क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 3। सबसे पहले आएगा आपका विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं, ये भी आपने ख्याल रखना है। पहले नंबर पे विद्या सुंदर आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पर सत्य हरिश्चंद्र, तीसरे नंबर पे मुद्रा राक्षस, चौथे नंबर पे आपकी आएगा भारत दुर्दशा,
और 5वें नंबर पे आएगा सती प्रताप। ये याद रखिए, ये क्रम यहाँ पर सही रहेगा। बाकी हर एक जो नाटक विधा की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। एक प्रश्न को ही अगर आप एनालाइज करोगे तो इससे कई आगे प्रश्न निर्मित होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको प्रश्नों का निर्माण करना आना चाहिए, आपको प्रश्नों की थीम समझानी चाहिए, तब आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। रट्टू सिस्टम नहीं चलता है ज़्यादा। कहीं ना कहीं रट्टू सिस्टम किसी भी एक पोर्शन के लिए हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, परंतु संपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए रट्टू सिस्टम अच्छा नहीं होता है। आपको एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि आप आगे पीएचडी करोगे, आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ठीक है। तो वहाँ पर रट्टा कुछ एक पोर्शन के लिए मैं ज़रूरी मानता हूँ, परंतु संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करने के लिए रट्टा सिस्टम सही नहीं होता है। अगला क्या है 53, इसमें पूछा गया है रचनाकारों एवं रचना का युग्म सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ रचनाकार है, यहाँ पर रचना दी गई है, इनका सुमेलित रूप हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए, सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? सोमप्रभ सूरी की, हाँ, सोमप्रभ सूरी की जो रचना हो जाएगी यहाँ पर एक ठीक है, ये सोमप्रभ सूरी की रचना कुमार पर प्रतिबोध है, ये सही है। जैनाचार्य मेरुतुंग रणमल छंद और ये नरपति नाला बिसलदेव रासु। तो देखिए यहाँ पर मिलान हम कर लेते हैं। जो पहला विकल्प है सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना हो जाएगी कुमारपाल प्रतिबोध, सही है ये। फिर अगला जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो है सी, नरपति नाला की रचना हो जाएगी बिसलदेव रासु। और अगला जो सही है भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। ठीक है, आदिकाल से ये प्रश्न आया हुआ था, इसका आप ध्यान रखिए। आदिकाल से मतलब ये आदिकाल से आया था, ठीक है। इससे आपको आगामी परीक्षा के लिए मदद मिलेगी। आदि लिख लेता हूँ। बाकी जो जैनाचार्य मेरुतुंग, इनकी रचना हो जाएगी प्रबंध चिंतामणि, और श्रीधर है, इनकी रचना हो जाएगी रणमल छंद। इस कारण जो सही विकल्प होगा ए का विकल्प 3, ACE। ध्यान रखिए, ध्यान से देखोगे तो 5 प्रश्नों का निर्माण यहाँ से आपकी भविष्य की परीक्षा के लिए होता है, ठीक है। 5 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, एक प्रश्न से 5 प्रश्नों का निर्माण हो रहा है, आप गहराई से सोचिए। फिर से बताऊंगा, सोमप्रभ सूरी की रचना कुमारवाल प्रतिबोध है, जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है, नरपति नाला की रचना बिसलदेव रासु है, श्रीधर की रचना रमल छंद है, और भट्ट केदार की रचना जयचंद प्रकाश है। अगला प्रश्न क्या है, कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा? विकल्प 3, इंदु। इंदु पत्रिका में कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में प्रकाशित हुई थी। अगर आपको ईस्वी सन निकालना है तो इससे 57 माइनस कर लीजिए, आपको ईस्वी सन पता चल जाएगी। अगला है 55, दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं? जो दलित विमर्श है उससे जुड़े हुए असत्य कथन का यहाँ पर हमने चयन करना है। पहले सारे कथनों को देख लेते हैं, जो भी 5 कथन ये दिए गए हैं इसको देख लेते हैं हम। पहला जो कथन है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना। दूसरा कथन है, दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई। तीसरा कथन है, दलित साहित्य में स्वानुभूति का विशाल भंडार है। चौथा कथन है, अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी। पांचवा कथन है, जयप्रकाश कर्दम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं। ठीक है, तो अब हम ये इसका अब कर लेते हैं अवलोकन, कौन कौन से यहाँ पर असत्य होंगे। देखिए, अगर आपको ज़्यादा नहीं आता था तो आप इस तरह से भी एलिमिनेट करके कर सकते हो कि जो जयप्रकाश कर्दम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक है। हाँ जी, बिल्कुल है। तो यह जहाँ पर ई था उसे तो पहले ही आप एलिमिनेट कर देते, तीसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत तो ई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का नाम दलित साहित्य में बहुत ही उच्च स्तर पर माना जाता है, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे जूठन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मकथा स्वीकार की गई है, ठीक है।
तो ये भी मतलब आपका गलत नहीं हो सकता था। फिर इसके पश्चात अगर आप एलिमिनेट करना चाहते थे एक और तथ्य को, तो वो था आपका विकल्प ए। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना है, बिल्कुल सही माना है। तो इसके साथ ए जहाँ है उसे भी आप एलिमिनेट करिए, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ये दोनों भी अब एलिमिनेट हो गए। अब देखिए पहले ही आपकी एलिमिनेट हो गया, ज़्यादा आपको सोचना नहीं था, जो बचा था वो था बी और डी, यही आपका उत्तर होता। ये देखिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये होता है आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, ध्यान रखना है। ऐसे मेथड आपको नहीं बताते कोई, मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकें। ज़्यादा सोचना ही नहीं था, ये जो आपको दो फैक्ट पता होते तो आप इसी से ही इस प्रश्न को सॉल्व कर देते, तो जो बाकी बचे वो सत्य हो जाते। जो बाकी है ना, ये जो इन्होंने रखे हैं, तो इससे आपका प्रश्न निर्मित हो जाता। ठीक है, तो जो कौन कौन से यहाँ पर असत्य होंगे कथन, वो होंगे बी और डी वाले। बी और डी में कौन कौन सा है? एक तो हो गया दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई, ये असंगत कथन है। डी में क्या है? अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी, ये दोनों ही कथन असत्य हो जाएंगे, बाकी सारे कथन सत्य होंगे। ठीक है, बी और डी को छोड़ के। अगला प्रश्न देखिए 56, इसमें पूछा गया है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए थे, इनमें जो सही होना था तो वो कौन सा होता? विकल्प 2। जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, ये पूर्वी हिंदी के यहाँ से इसका उत्पत्ति मानी जाती है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला देखिए 57, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपयुक्त पंक्तियाँ किस पात्र द्वारा कही गई थी? इसके लिए आपको जो उठ जाग मुसाफिर निबंध था ये पढ़ना था पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसका उत्तर नहीं दे सकते थे। पंक्ति देखिए, फिर से रिपीट करूँगा। अरे भाई रात हुई है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं। ठीक है, ये पंक्ति है किस पात्र के द्वारा कही गई है? जगदीश बाबू के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाएगा कि ये किस निबंध की पंक्ति है, तो उठ जाग मुसाफिर इस निबंध की ये पंक्ति होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था ये, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के खंड। ठीक है ना, आपको पता ही होगा सभी को, क्योंकि बार बार मैं इसका जिक्र करता था जब भी वीडियो देता था आपको। तो ये होगा 4 खंडों में। अगर आपको आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा वो 4 खंड कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 59, इसमें क्या पूछा गया है? सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची ए में कविता दी गई है, सूची 2 में कवि। अगर हम इनका मिलान करते हैं तो कौन सा यहाँ पर सही आता है? देखिए, जो टूटा पहिया है ये किसकी रचना है? टूटा पहिया कविता हो जाएगी आपकी धर्मवीर भारती की। नाटक जारी है, ये हो जाएगी आपकी लीलाधर जगूड़ी की। जंगल का दर्द, ये किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। एक छोटी सी लड़ाई, ये किसकी है? कुमार विमल की। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ से भी 4 प्रश्नों का निर्माण होता है, भविष्य की परीक्षा के लिए कह रहा हूँ। अगला देखिए 60, इसमें क्या कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी आवाजजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। ये देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक दिए गए हैं हर एक अलग अलग विभाग के, जैसे मनोविज्ञान है, रसायन है, प्राणी है या भौतिक है। अगर जो अध्ययन करता है जैसे कि मानव चित्त और मानव शरीर की, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पर क्या सही हो जाता, चित्त और शरीर। तो ये प्राणी वैज्ञानिकों का कथन था, ये यहाँ पर सही हो जाता, विकल्प 3। अगला प्रश्न है 61, यहाँ पर पूछा गया है रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान के महत्व
अनुमान को महत्व देकर चित्तर तुरंग न्याय की चर्चा की है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 2 शंकुक। शंकुक सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 62, इसमें पूछा गया है अबारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो अबारा मसीहा जीवनी थी, इसके आधार पर यहाँ पर कुछ कथन असत्य भी दिए गए हैं, तो असत्य कथनों का हमने चयन करना था। चलिए देख लेते हैं सारे कथन पहले कौन कौन से ये कथन हैं। पहला कथन क्या है, नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। दूसरा कथन क्या है, देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। तीसरा कथन है, देशबंधु दास ने घोषणा की कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे। चौथा कथन है, देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। अंतिम कथन है, देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे। कौन से कथन यहाँ पर असत्य होंगे, तो देखिए, एक तो होगा पहला कि नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो, ये असत्य कथन है। दूसरा क्या है, विकल्प बी, देशबंधु ने अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। तीसरा जो असत्य कथन हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ई वाला, देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे, ये भी सत्य कथन है। बाकी ये दोनों सत्य होंगे कि देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे, देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, सी और डी सही होंगे, बाकी ए बी डी गलत होंगे। ए बी डी कहाँ पर है, विकल्प ए बी ई विकल्प 3 में है। ये आपको ये अबारा मसीहा पहले जीवनी पढ़नी थी, तभी जाकर आपको इसके उत्तर मिलते, अन्यथा नहीं। इसलिए गहराई से आपको देखना बनता है जो अपनी परीक्षा को ऐसे प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगला देखिए, मैंने बताया था ना हर बार गोदान से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा गया था, यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, ये हमारी जगह है, ये सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है, तो ये जो कथन हो जाएगा ये धुनिया या धनिया कहते हैं, कई बार धुनिया भी कहा गया, पर धनिया है ये। धनिया, होरी, गोबर और झिंगोरी सिंह, ये चारों ही पात्र होंगे गोदान के। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कथन सत्य नहीं है, वो बतलाने थे। देख लेते हैं पहले सारे के सारे कथन क्या क्या दिया है इनमें। दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिवशंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये। दूसरा है, बालमुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था, रामविलास शर्मा ये कहते हैं। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मज़े ले लेकर बार बार पढ़ता और झूमता, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है ये। भला इस संसार को बनाने का क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजरे में बंद कर दिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। तो देखिए, जब हम अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर जो कथन सत्य नहीं है तो वो होंगे विकल्प 3 वाले। 3 में क्या क्या है, पहला जो कथन है कि दयानारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिवशंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की, ये इनका कथन नहीं है, गलत हो जाएगा। विकल्प बी में क्या है, बालमुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था, रामविलास शर्मा ने कहा, नहीं ये भी नहीं कहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बालमुकुंद गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ये भी इनके द्वारा नहीं कहा गया है। इस प्रकार से ए बी सी जो असंगत होंगे तो वो होंगे ये, बाकी जो डी और ई तो ये सत्य कथन है। अगला देखिए यहाँ पर 64, इसमें क्या पूछा गया है, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये जितने भी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं ये उपन्यास विधा की रचनाएं होंगी, ठीक है।
और किसके ये उपन्यास होंगे, तो ये हो जाएंगे नागार्जुन के उपन्यास। ध्यान रखना, ये नागार्जुन सिर्फ काव्य ही नहीं लिखते थे, कविता ही नहीं लिखते थे, ये साथ में उपन्यास भी लिखते थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम क्रम से रखने की बात करेंगे तो सबसे पहले जो रचना आएगी तो वो आएगी आपकी रतिनाथ की चाची, विकल्प ए, विकल्प डी पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो रचना आएगी तो वो आएगी आपकी बलचन्मा, दूसरे पे। तीसरे पे जो रचना आएगी तो वो है आपकी नई पौध। चौथे पे जो रचना आएगी तो वो आएगी बाबा बटेसर नाथ। पांचवें नंबर पे जो रचना आएगी तो वो आएगी आपकी वरुण के बेटे। ठीक है, ये क्रम रहेगा। सबसे पहले डी कहाँ पर है, विकल्प 2 में ही डी है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके उत्तर दे सकते थे। अगला देखिए 66, यहाँ पर पूछा गया है कि दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है। ये नॉर्मल सा प्रश्न था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, क्योंकि जिसने भी आवारा मसीहा पढ़ी है तो वो यहाँ से इसका उत्तर लगा सकता था कि जो आवारा मसीहा का शीर्षक है दिशा की खोज उपशीर्षक। अगला जो प्रश्न है 67, इसमें क्या पूछा गया है, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर सत्य की बात की जा रही है। दूसरा प्रश्न है जो गोदान उपन्यास से आया, उसी प्रकार से आवारा मसीहा का भी ये ऊपर दूसरा प्रश्न था। गोदान के आधार पर सत्य कथन कौन से हैं, देख लेते हैं पहले सारे के सारे कथन क्या दिया गया है इनमें। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। दूसरा कथन है भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। तीसरा है गोबर को राय साहब के पास भेज देना। चौथा है भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। पांचवा है तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत्य कथन होंगे वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। एक तो होगा पहला, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, यहाँ पर कहा गया है इस रचना में। दूसरा कथन है भाई का हक मार के किसी को फलते फूलते नहीं देखा, ये भी सत्य कथन है। और तीसरा जो सत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। ठीक है, तो ये सत्य कथन होंगे। बाकी गोबर को राय साहब के पास भेज देना ये गलत है। तुम जैसे मर्द साठे पे पाठे होते हैं, ये भी गलत है कथन, इससे संबंधित नहीं होगा, रचना से संबंधित। ए बी डी यहाँ पर सत्य कथन है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं 68 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन से युग्म सही हैं। तो यहाँ पर जो युग्म सही होंगे उसका हमने चयन करना है। कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, तो देख लेते हैं क्या है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ये मूर्धिया से लिया गया है। दूसरा कथन है कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद सहसा उछली। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तों का कथन है क्या ये। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन, क्या ये आवारा मसीहा का कथन है। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित है। तो बताइए कौन सा इसमें सत्य होगा, तो सत्य हो जाएगा यहाँ पर जो सही उत्तर होगा विकल्प ए बी ई, दूसरे वाला। ये देख लेते हैं एक बार इनको। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, हाँ जी, मूर्धिया जो रचना है इसमें कहा गया है ये कथन रचनाकार के द्वारा ही। विकल्प डी में क्या दिया गया है, आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन होता है, आवारा मसीहा में कहा गया है। देखिए आवारा मसीहा का तीसरा ये प्रश्न आ गया यहाँ पर। अगला है किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलूं क्या याद करूं का ये प्रश्न कथन था। ठीक है, इस प्रकार से ए डी ई सही हो जाएगा। बाकी कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय है, ये एक बूंद सहसा उछली का नहीं है। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तों का कथन नहीं है ये। फिर अगला देखिए प्रश्न 69, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म का यहाँ पर हमने चयन करना है, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे कि सुखमय जीवन, इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1911 है, हाँ जी ये सही है। फिर दूसरा है शरणार्थी, क्या इसका प्रकाशन वर्ष 1948 है, ये भी सही हो जाएगा। अगला जो कथन है सत्य वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठुमरी 1960 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। ठीक है, इस प्रकार से ए बी डी ये सत्य कथन होंगे। ए बी डी कहाँ पर है, विकल्प 4 में है ए बी डी।
सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो कहानी हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। शरणार्थी किसकी है? अज्ञे की। और ठुमरी ये हो जाएगी आपकी रेणु की। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे सूची ए में उच्चारण स्थान दिया गया है और सूची 2 में व्यंजन, तो इनका हम मिलान करते हैं तो कौन सा सही आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही आएगा आपका इस प्रकार से, कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है, कौन सा व्यंजन कंठ से निकलता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका क। मूर्धन्य से कौन सा व्यंजन निकलता है? ट। दंत्य से कौन सा निकलता है? ये भी बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। दंत्य से त। ओष्ठ्य से कौन सा निकलता है? प। इस प्रकार से ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 2 जगह है। मूर्धन्य बी का 1 2 जगह है। सी का 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये तो पहले से गलत था, सिर्फ ये वाला था, इसलिए ये भी अब यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। विकल्प 4 यहाँ पर उत्तर निकल जाएगा हमारा। 1 मिनट, सी का 4, सी का 4, ए का 2, ए का 3 मैंने कह दिया गलत। हाँ, ए का 3 नहीं, ए का 2 है। ए का 2, ए का 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये पहले से एलिमिनेट था, ये वाला सही उत्तर होगा हमारा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। हाँ, ये बिल्कुल सही है, पहले मैंने गलत आपको मिलान मिला दिया था। इसके पश्चात है अगला 71। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। मिलान वाले प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं और सरल भी होते हैं ये। तो यहाँ पर रचनाकार दिया गया है, यहाँ पर रचना तो देखिए, नागार्जुन की रचना कौन सी मानी जाती है? दिए गए विकल्पों में से नागार्जुन की रचना हो जाएगी पाषाणी। भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। अज्ञेय की रचना कौन सी हो जाएगी? हरी घास पर क्षण भर। जयशंकर प्रसाद की रचना महाराणा का महत्व। ठीक है, ये हो जाएगा सही प्रश्न। 4 प्रश्नों का निर्माण हो जाता है यहाँ पर वन लाइनर। नागार्जुन ए का 2, ए का 2 कहाँ पर है? विकल्प 3 में ही ए का 2, बाकी तो मिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी तो है ए का 2। फिर बी का 1, बी का 1 यहीं पर है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। फिर है 72। पाश्चात्य विचारकों को कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं कालक्रमानुसार। तो देखिए, जो सबसे पहले नाम आएगा तो वो आएगा आपका किरकेगाद का। 1 नंबर पे ये होगी। दूसरे नंबर पे आएंगे नीत्शे। तीसरे नंबर पे कौन आएंगे? आपके क्रोचे। चौथे नंबर पे आएंगे आपके जियां पॉल सार्त्र। 5वें नंबर पे आएंगे आपके, नहीं 1 मिनट बैक जाते हैं। पहले नंबर पे तो आगे किरकेगाद, दूसरे नंबर पे आएंगे आपके नीत्शे, तीसरे नंबर पे आएंगे क्रोचे, चौथे नंबर पे आएंगे इलियट और 5वें नंबर पे आएंगे जियां पॉल सार्त्र। ये होगा क्रम। डी कहाँ पर है सबसे पहले? तो डी एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर। ठीक है, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए पहले। फिर दूसरे नंबर पे है नीचे। बी कहाँ पर है? यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है, आगे भी चलेगा भी ये। फिर होगा तीसरे नंबर पे आपका क्रोचे। क्रोचे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। भाई बड़ा लंबा सफ़र है तेरा। अगला देखिए, तीसरे चौथे नंबर पे है इलियट। ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर है। और 5वें नंबर पे जियां पॉल सार्त्र। ये सारा मिलान हो जाता है। कई बार प्रश्न बड़ा लंबा खींचता है, जैसे ये खींचा हमारा। अगला प्रश्न है 73। यहाँ पर क्या पूछा गया है? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित मान्यताएं सही। पहले ये सारे देख लेते हैं हम। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। दूसरा कथन है, एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। तीसरा कथन है यहाँ पर, कला और साहित्य पर फ्राइड के विकारों का सतही प्रभाव पड़ा। चतुर्थ क्या है? मनोविश्लेषण केवल फ्राइड के सिद्धांतों तक सीमित है। चतुर्थ क्या है? इडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्राइड के सिद्धांतों में महत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए जो सही का हम अब चयन कर लेते हैं।
पहला कथन एक तो सही हो जाएगा कि फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। तो पहला ही मैंने जब आपको कहा और पता हो तो आपको पहला ही है, तो आप विकल्प ए वाला ही सीधे सही कर लेते और यही इसका उत्तर भी है। ठीक है, बी में क्या है, एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है, ये भी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों असंगत होंगे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ए और बी यहाँ पर सही होंगे। 72 का 2। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, उपन्यास विधा की रचना होगी, यह भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, रचना है त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श हिंदू। अगर आपको परीक्षा गुरु का पता होता तो आप इसे सरलता से कर सकते। कैसे, परीक्षा गुरु सबसे पहला उपन्यास है, पहले नंबर पे तो मैं सीधे परीक्षा गुरु को ही मानूंगा। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, यहाँ पर त्रिवेणी। तीसरे नंबर पे है आपका चंद्रकांता, चौथे नंबर पे है आपका तारा और पांचवें नंबर पे है आदर्श हिंदू। इस आधार पे करते तो आपको दो विकल्पों का ही पहले सामना करना पड़ता। परीक्षा गुरु कहाँ कहाँ है, परीक्षा गुरु है विकल्प ए और विकल्प 3 में। चौथा विकल्प भी दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों हो गए आपके एलिमिनेट, जैसे मैंने मेथड बताया आपको। फिर उसके पश्चात जो दूसरे नंबर पे आना था तो वो आना था त्रिवेणी। त्रिवेणी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये हाँ यहाँ पर, ये तो पहले से ही एलिमिनेट है, यही था बचा हुआ, तो उत्तर इसका यही सही हो जाता, विकल्प ए वाला। अगला देखिए 75, दीक्षित परसराम दादो हैं विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जा की जग में बढ़ाई। इन पंक्तियों में निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है। तो ये पहले तो देखिए छंद है ये, ठीक है, रीतिकाल की किस कवि के द्वारा कही गई है, तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो है सेनापति का ये कथन हो जाएगा, सेनापति जी का, विकल्प सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या दिया गया है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है। पहले भी ये कथन पूछा गया शायद किसी परीक्षा में। तो जो ये कथन कहा गया है धातुसेन के माध्यम से कहा गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक का ये कथन होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 77, इसमें क्या पूछा गया है, काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रक्षयते। अलग अलग तरह से प्रोनाउन होता है, ये संस्कृत का कुछ श्लोक है। तो ये लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है, ये बताना है। काव्यान शोभाकरान धर्मालंकार प्रक्षयते, ये कथन किसका हो जाएगा, तो सही विकल्प होगा दंडी का, ये कथन होगा विकल्प ए। अगर आप लोगों ने ये परीक्षा नहीं दी है तो आप वीडियो को थोड़ी देर तक रोक कर पॉज करके अपने उत्तर भी दे सकते हो। ठीक है, एक तरह से आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट। अगला है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है। लीला का समरूपी है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही कथन हो जाएगा तो वो हो जाएगा कृपी। बाकी अरविंद, कृपी, अश्वत्थामा, अनुराधा, ये चारों पात्र होंगे एक और द्रोणाचार्य के। अगला प्रश्न है 79, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। पहले हम सारे युग्मों को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, क्या ये चिंतामणि के द्वारा कही गई है। 100 वृषब्द नवौर यो वर्णत कवि रस रीति, भिखारीदास की पंक्ति है। सुख कविन हूँ की कछु कृपा, समुझी कविन को पथ, मतीराम की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, क्या ये देव की पंक्ति है। काव्य की रीति सीखियों सुख कविन को संग, तो क्या ये भूषण की पंक्ति है। तो बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो जो सत्य हो जाएंगी पंक्तियां वो हैं 2 ही, कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि की पंक्ति है, सत्य कथन है। तो ए कहाँ पर है, विकल्प ए में है और विकल्प सी में भी है। अगली जो पंक्ति है यहाँ पर सत्य, तो वो हो जाएगी आपकी विकल्प डी।
अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव की पंक्ति है, इसलिए डी भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो विकल्प सी ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है, एक और डी, ए और डी, बाकी सारे गलत कथन होंगे। अगला प्रश्न है 80। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची ए में कविता दी गई है और सूची 2 में कवि दिया गया है, तो इसका मिलान हम कर लेते हैं। तो देखिए, तो कविता में जो कविता की पंक्ति है, चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था, तो ये किसकी पंक्ति होगी? जयशंकर प्रसाद की। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, ये किसकी पंक्ति होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काफ़ी नाम है हिंदी साहित्य में छायावाद के अंतर्गत, और जयशंकर प्रसाद जी का भी इन चारों का नाम है। तो देखिए अगली है, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति होगी सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर है, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, ये पंक्ति होगी मैथिली शरण गुप्त की। तो इस प्रकार से मिलान करते हैं। ए का 2 कहाँ पर है? 2 जगह। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, बी का 1 यहाँ पर है, तो ये सही हो जाएगा विकल्प 2 वाला हमारा। सी का 4, डी का 3। अगला है 81। चंदन वाला रास की रचना कब हुई है? तो जो चंदन वाला रास की रचना हुई है, ये हुई आपकी 1200 ईस्वी में, विकल्प बी सही होगा। चंदन वाला रास आसगू की रचना हो जाएगी। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गईं। सभ्यता के नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख कर के चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? अगर आपने पढ़ा होगा ये निबंध तो ही आप उत्तर दे पाते। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे ये लिया गया है। अगला है 89। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कितने माने गए हैं? 2, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 84। इसमें क्या पूछा गया है? 84 में अज्ञेय की रचनाओं के आधार पर सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर पंक्ति दी गई है सूची ए में, सूची 2 में रचना दी गई है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो पंक्ति है, आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ये रचना कौन सी होगी? द्रोही। फिर वह चाहता था एकदम इन सब के जीवन से निकल जाए, ये किस रचना की पंक्ति होगी? हरसिंगार। धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो, ये होगी आपकी विप्थगा की पंक्ति। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। तो जो ये पंक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गैंग्रीन पंक्ति की, गैंग्रीन कहानी की। अगर आपने गैंग्रीन कहानी पढ़ी हो तो वहाँ से आपको ये पता चल जाता। तो इस आधार पे जो सही विकल्प होगा तो वो होगा ए का 2। ए का 2 है 2 जगह, विकल्प ए में भी है, विकल्प सी में भी है। फिर है वह चाहता था, ये हो जाएगा एक, बी का 4 यहाँ पर है, ये तो पहले से एलिमिनेट है, तो ये भी अब एलिमिनेट हो गया, तो सही विकल्प होगा ए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, विप्थगा, द्रोही, गैंग्रीन और हरसिंगार अज्ञेय की रचना होगी। पंक्तियां भी सारी की सारी इन्हीं की हैं ये। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 85। 85 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही युग्म कौन सा है वो बताने हैं। ठीक है ना, जैसे मैं विधाओं पे जोर देता हूँ तो यहाँ पर इसका ये प्रश्न आ भी गया है।
देखिए, भोला राम का जीव, क्या ये व्यंग्य विधा की रचना है या व्यंग्य कहानी है? हाँ जी, ये कहानी है। भोला राम का जीव सत्य है ये। नेत्रदान, क्या ये आत्मकथा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। मूर्धिया, क्या ये कहानी विधा की रचना है? नहीं, मैंने पीछे बताया था ये भी कहानी विधा की रचना नहीं है, आत्मकथा है ये। कुसुमांजलि, क्या ये नाटक विधा की रचना है? नहीं, ये भी असंगत हो जाएगा। फिर है आवारा मसीहा, क्या ये जीवनी है? हाँ जी, ये जीवनी विधा की रचना है, पीछे मैंने आपको बता दिया था, इस कारण ये सत्य हो जाएगा। ई ए और ई है विकल्प 4 में। इस बार तीसरा प्रश्न आ गया ये आपका आवारा मसीहा वाला। अगला है 86, सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंक्तियां दी गई है और दूसरी तरफ कहानियां, तो हम इन्हें मिला लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या कथन यहाँ पर दिया गया है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। क्या ये राही कहानी की है? दूसरा कथन है, मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था। क्या ये पिता कहानी की है? मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, ये परिंदे कहानी की है? परिंदे कहानी की है, बताइए। अगला है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। ईदगाह कहानी का कथन होगा। हाथ धोते समय वह हेमा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा। क्या ये राजा निर्वंशिया की पंक्ति है? तो जो सही देख लेते हैं हम कौन से सही कथन होंगे, तो इस आधार पर सही होगा हमारा ए और डी। ए और डी। ए में क्या है, उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। राही का कथन, राही कहानी उससे लिया गया है ये कथन। डी है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। ईदगाह कहानी का ये कथन हो जाएगा। बाकी सारे कथन असंगत होंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है।